कैसा है जापान चैप्टर जो है हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? ये चैप्टर लिखा गया डॉक्टर सत्यप्रकाश है ना के द्वारा। एक मिनट, ये बच्चे लेट आते हैं इसलिए बाद के बच्चों को दिक्कत आती है। चलिए, हमारा जो ये चैप्टर है इस चैप्टर के अंतर्गत जापान के बारे में, गुड आफ्टरनून, जापान के बारे में, वहाँ के जो जो खूबियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। बताया किसके द्वारा गया है? इसके अंतर्गत एटम बम की तबाही झेल चुके जापान ने जो प्रगति की है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस ईमेल से ईशान के नाना जी ने अनेक अपनी जापान यात्रा में देखे गए प्रसिद्ध स्थलों के विषय में बताया गया। वहाँ पर जहाँ जहाँ वो घूमने गए तो देखा, उस सारे के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, ईशान एक बच्चा है और उसके नाना जी को किसी कारण से जब वहाँ जाना पड़ा जापान, तो जापान में उन्होंने क्या क्या देखा, वहाँ की सारी अच्छी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने एक पत्र के द्वारा अपने दोहिते को बताई है, और जिसके कारण हमें भी इस चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, प्रिय ईशान, देखिए लेटर लिखने का तरीका भी है इसमें कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है। दिख नहीं रहा होगा ना इधर से, अब दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। ये देखिए, प्रिय ईशान, शुभ आशीर्वाद। कल शाम हम टोक्यो के नारिता विमानपत्तन पर पहुंच गए और यहाँ हवाई अड्डे के अंदर आते ही समझ गया कि जापान को तकनीकी दृष्टि से विश्व का सबसे उन्नत देश क्यों कहा जाता है। मतलब जापान ने सबसे ज़्यादा तकनीकी विषय में प्रगति की है। तो जब वहाँ पर वो एंटर होते ही उनको ऐसा प्रतीत होने लगा। किसको? ईशान के नाना को। ईशान के नाना जी को। हाँ, जिस होटल में हमारे ठहरने का प्रबंध किया गया था वहाँ की गाड़ी हमें लेने आ गई थी और उसमें बैठकर हम अपने होटल पहुँच गए। कल से हमारी कॉन्फ्रेंस, मतलब जब उसके नाना जी कहाँ पे गए, किसी कॉन्फ्रेंस में गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी मतलब जब हम गए तो वहाँ होटल में पहुँच गए और कल से हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी और आज का पूरा दिन हमारे पास था। तो उस पूरे दिन में मैं अपने अन्य साथियों के साथ एक गाइड को लेकर के जापान के कुछ प्रसिद्ध स्थान देखने के लिए जाऊंगा। गाइड क्या होते हैं? जो हमें पूरी जानकारी देते हैं। जानकारी का प्रयोग प्रसिद्ध जाऊंगा। गाइड से यहाँ से संबंधित जानकारी लेकर मैं तुम्हें भेज दूंगा। यानी गाइड आपको सारी जानकारी वहाँ की देगा और वो जानकारियाँ सारी मैं आपको पत्र के द्वारा भेज दूंगा। इस जानकारी का प्रयोग तुम अपने सामाजिक विषय के परियोजना कार्य को बनाने में कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आजकल आपको क्या मिलता है स्कूल में? प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, तो प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परियोजना कार्य। प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो कहलाता है परियोजना कार्य। अब ईशान क्या लिख रहे हैं? ईशान, कल का लिखा पत्र में आगे बढ़ाता हुआ हमने कल जापान में बहुत दर्शनीय स्थल क्या होते हैं? जो देखने योग्य जगह जो होती हैं उन्हें हम दर्शनीय स्थल कहते हैं। भारत लौटने पर हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा का मतलब होता है बातचीत करना। जापान वास्तव में एक आश्चर्यजनक देश है। आश्चर्यजनक मतलब जिसको देखकर के आश्चर्य होता है कि अरे ये ऐसा भी होना संभव है क्या। दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से तबाह हो जाने के, तबाह का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, जानिए सब कुछ नष्ट हो जाना। युद्ध में पूरी तरह तबाह हो जाने के बाद जैसी प्रगति इस देश ने की है वह प्रशंसनीय है। ओके, यहाँ के लोगों को, प्रशंसनीय मतलब तारीफ के काबिल, यहाँ के लोगों को का देश प्रेम और सेनानियों के लिए इनका आदर सम्मान निसंदेह किसी भी देश के लिए सीखने का विषय हो सकता है। सैलानी कौन होते हैं? किसे बोलते हैं सैलानी? बताइए। शब्दार्थ लिखवाई ना बेटा मैंने, बुक में भी शब्दार्थ है। घूमने वाले। हाँ, घूमने वाले।
जो दूसरी जगह से हमारे यहाँ देखने के लिए आते हैं, दर्शनीय स्थल को देखने के लिए आते हैं, उसे बोलते हैं सैलानियों। और इनका आदर भाव निसंदेह, निसंदेह मतलब उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता, किसी भी देश के लिए सीखने का विषय हो सकता है। स्थिति अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार का मतलब क्या होता है? मेहमानों का आदर सम्मान करना। यानी आपके जब घर में आता है, अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान। उनका जो हम स्वागत करते हैं वो कहलाता है अतिथि सत्कार। तो अतिथि सत्कार करना तो वास्तव में कोई जापानियों से सीखे। अपने छोटे से देश को सीमित धक्का मुक्की नहीं, सीमित संसाधनों में यहाँ के निवासियों ने कलात्मक और तकनीकी दोनों रूपों से सजाया हुआ। कलात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव, और तकनीकी तो आप जानते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो भी कार्य किए जाते हैं वो दोनों रूपों से सजाए हुए। कहीं भीड़ भड़क्का या धक्का मुक्की देखने को नहीं मिलती है। सभी पंक्तिबद्ध होता है, लाइन में एक के बाद एक के बाद एक, है ना। पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और अपने जापान भ्रमण के साथ गाइड द्वारा जो जानकारी मुझे उपलब्ध हुई उसे मैं ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में भेज रहा हूँ। आशीर्वाद के साथ तुम्हारे नाना। ठीक है, ये नाना ने ईशान को लेटर लिखा है। अब देखिए जापान के बारे में क्या क्या चीज़ें बताइए, वो ध्यान से सुनिए। ऐसा है जापान, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। ये प्रश्न में बनकर आया है कि जापान को उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसका कारण देखिए। प्रातःकाल उदित होते सूरज की सबसे पहली किरण जापान को नींद से जगाती है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में अगर ऐसा आता है ना कि पैराग्राफ में से देख के उत्तर लिखो, तो वो बच्चे एज इट इज लिख देते हैं। हमको ऐसे कैसे नहीं लिख सकना होता है कि नींद से जगाती है, बल्कि आंसर क्या क्या लिखेंगे। जो सूरज है सबसे पहले क्या होता है, कहाँ से उदय होता है? जापान से। तो प्रातःकाल उदित होते हुए सूरज की सबसे पहली किरण नींद को जगाती है। तो इसको ऐसे लगता है कि जो सूरज उदय होता है वो जापान की तरफ से उदय होता है, मतलब निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में जापान ने विशेष सफलता प्राप्त की है। यहाँ की तकनीकी संपूर्ण विश्व में अपनी गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बताने वाला, श्रेष्ठता को बताने वाली। हाँ, यानी कि सबसे बेस्ट वही चीज है ना। ऐसे चीज बताने वाली के लिए संपूर्ण विश्व में अपनी गुणवत्ता बताने के लिए नाम कमा चुकी है। एफिल टावर से प्रेरित 1958 में टोक्यो के मिनको नामक स्थान, एक स्थान का नाम है मिनको नामक स्थान पर टोक्यो टावर का निर्माण किया गया। एक टावर का नाम है, और टोक्यो के मिनको नामक स्थान पर टोक्यो टावर का निर्माण किया गया है। सफेद और नारंगी रंग के इस टावर की ऊंचाई कितने है मीटर है? 333 मीटर है, और लगभग यानी कितने फुट हो गया? 1093। 1 फुट का कितना होता है? ये जो आपका बड़ा वाला स्केल है वो 1 फुट का होता है। ठीक है, यह टावर अपनी ऊंचाई से जापान के तकनीकी विकास की घोषणा करता प्रतीत होता है। मतलब इसको देखते ही पता पड़ जाता है जापान के बारे में। आगे है, जापान में लोग एक दूसरे का अभिनंदन, अभिनंदन का मतलब क्या होता है? स्वागत, स्वागत करना, है ना। जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम स्वागत करते हैं उनका। इसी तरह से अभिनंदन करने के लिए अपना सिर झुकाकर योरोशिकु आने गाई शिमासु ये बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना नमस्कार, वेलकम, राधे राधे भी करते कई लोग, है ना, आइए। तो इस तरह से उनका जो होता है वो अभिनंदन किस प्रकार से किया जाता है, अपने सिर को झुका करके। और देखिए दिख रहा है पिक्चर में, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। और क्या बोला जाता है? योरोशिकु आने गाई शिमासु बोलते हुए इसका अर्थ होता है स्वागत करना होता है। जापान का पारंपरिक बौद्ध मंदिर कामाकुरा में स्थित है। एक
मंदिर है जिसका नाम क्या है? कामाकुरा। कामाकुरा मतलब मंदिर का नाम नहीं है, मंदिर वहां पर स्थित है, एक बौद्ध मंदिर है और जहाँ कहाँ स्थित है? कामाकुरा में। इसकी स्थापना 1252 में हुई थी और इस मंदिर में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा 13.35 मीटर ऊंची है। 13.35 मीटर ऊंची। 1 मीटर में कितने होते हैं? 40। 1 मीटर में 40 इंच होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंची टेप होता है तो उसमें आप 40 इंच तक देख लो, वो हो गया हमारा 1 मीटर। और ऐसे करके हमने अगर उसको 13 बार खड़ा किया तो जो ऊंचाई आती है वो हो जाती है 13.35 मीटर की ऊंचाई। इतनी बड़ी क्या है वहां पर? बुद्ध की, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। प्रतिमा मतलब मूर्ति। मूर्ति है। जापानी लोग पारंपरिक संस्कृति को अपनी बहुमूल्य धरोहर मानते हैं। मतलब उनको क्या है, जो आप उनकी परंपरा, जो उनकी संस्कृति है, उनको ही वो अमूल्य धरोहर मानते हैं। यहाँ अधिकतर लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं। यानी पारंपरिक कपड़े का मतलब होता है परंपरा के अनुसार। देखिए उनकी ड्रेस इस तरह की होती है, जैसे हमारी ड्रेस अलग होती है, उनकी ड्रेस का इस तरह का जो बनावट होती है वो ये होती है, जिन्हें हम किमोनो कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि पारंपरिक ड्रेस को क्या कहते हैं? जापान की पारंपरिक ड्रेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किमोनो। और ये कपड़े सिल्क के बने होते हैं। लोग घर, त्योहार, विवाह आदि में किमोनो पहनते हैं। मतलब जैसे हम अपनी शादी ब्याह जो भी कुछ फंक्शन होता है तो उसमें अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं ना, हमारे यहाँ के जो फेमस कपड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ के लोग होते हैं वो त्योहारों पर और घरों में या कोई विवाह पार्टी में इस किमोनो को पहनना कंपलसरी उनको होता है। परंतु कार्यालय में जाते समय पाश्चात्य शैली का पहनावा पहनते हैं। पाश्चात्य संस्कृति क्या हो गई? जैसे कोट, पैंट, शर्ट, है ना, जीन्स वगैरह, ये सब चीजें पहनने। ठीक है, यहाँ एक बड़ा और प्रसिद्ध पार्क है। अब यहाँ पार्क के बारे में बता रहे हैं। यहाँ एक बड़ा और प्रसिद्ध पार्क है जहाँ चारों ओर हरियाली के साथ साथ बंदर भी खूब दिखाई देते हैं। हरियाली मतलब क्यों है? यानी चारों तरफ काफी पेड़ लगे हुए, इसलिए हरियाली है। हरा भरा। हाँ क्या? हरा भरा है। हाँ, चारों तरफ हरा भरा, साथ बंदर भी खूब दिखाई देते हैं। पार्क में आए लोग बड़े शौक से बंदरों के करतब देखते हैं। बंदर जो करतब करते हैं, उछल कूद करते हैं, वो सारे लोग देखते हैं। पार्क के पास ही एक बड़ा सा तालाब है और इस तालाब को जापानियों ने ही बनाया है। जापान बुलेट ट्रेन, तो जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो तो पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है। क्यों, कैसी है वो बुलेट ट्रेन? जैसे अब तो आप लोग अपना मेट्रो देखते हो, मेट्रो में गए हो तो आपने देखा होगा कुछ उस तरह की मेट्रो बुलेट ट्रेन की यहाँ पर बात की गई है। इस ट्रेन का नाम शिनकानसेन है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि शिनकानसेन क्या है, तो आप बता सकते हो शिनकानसेन एक बुलेट ट्रेन का नाम है। ओके, यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। कितने? 320 किलोमीटर एक घंटे, हाँ, प्रति घंटा की रफ्तार से। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें दरवाजों के ऊपर बड़ी बड़ी LCD स्क्रीन लगी हुई है। आपने देखा होगा कि अगर मेट्रो ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया होगा तो वहाँ पे भी ऊपर दरवाजे पर एक स्क्रीन लगी रहती है और उस स्क्रीन पर जापानी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखित रूप में स्टेशन से संबंधित जानकारी दी गई होती है। क्या जानकारी दी होगी? कि आपका स्टेशन अब आने वाला है, ये स्टेशन जा चुका है, आपका स्टेशन अब इतनी दूर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जो उसके गेट के ऊपर LCD लगी हुई है। इस कारण ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। और ये सब किस भाषा में लिखा होता है? एक जापानी भाषा में और दूसरा अंग्रेजी भाषा में। क्योंकि जो भी लोग होते हैं ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का जिनको ज्ञान होता है तो वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, और जो वहाँ के जापानीज है वो जापानी भाषा को पढ़ सकते हैं, जापानी भाषा में पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फूजी पर्वत है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह आपके जीके के लिए भी प्रश्न बन सकता है कि जापान का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? फूजी पर्वत।
फूजी, ठीक है। फूजी पर्वत। जो जो 3776 मीटर ऊंचा है। जुलाई से अगस्त तक का समय इस पर्वत पर चढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय समझा जाता है। प्रतिवर्ष बहुत से विदेशी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं और अगस्त के महीने में जापान में अवा ओडोरी नाम का एक त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ का एक फेमस त्योहार है, जैसे यहाँ पर हम बहुत सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ के एक प्रोग्राम बहुत फेमस है जिसका नाम क्या है, अवा ओडोरी। अवा ओडोरी नाम से फेमस है और इसे सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। यहाँ पर मिलकर के ग्रुप में डांस किया जाता है, जिसको ग्रुप में डांस करने को क्या बोलते हैं, सामूहिक नृत्य। 2004 में जब जापान में तोहोकू नामक भूकंप और सुनामी ने तबाही मचा दी थी। कौन सा भूकंप आया था वहां का, तोहोकू नाम के भूकंप और सुनामी ने जब तबाही मचा दी थी तो वहां भोजन का भी भोजन की भी काफी कमी हो गई थी। समय शिमामुरा नामक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है, शिमामुरा नामक व्यक्ति ने खाली पड़ी एक फैक्ट्री में खेती करने का विचार किया। उसने सोचा कि जो खाली जगह पड़ी है, फैक्ट्री खाली, क्योंकि उस समय सब कुछ नष्ट हो गया तो फैक्ट्री में तो काम हो नहीं रहा था। तब उसने सोचा कि इस फैक्ट्री में क्यों ना खेती की जाए, ऐसा मन में विचार बनाया और आज ये संसार का सबसे बड़े कमरों में खेती करने वाला फॉर्म किया। मतलब अब ये एक फैक्ट्री थी तो अलग अलग कमरे डिवाइड थे, वहां पर बने हुए थे, तो उन अलग अलग कमरों में ही खेती करना शुरू कर दिया और अब ये संसार का सबसे बड़ा कमरों वाला फार्म कहलाता है। शिमामुरा कहते हैं कि, शिमामुरा कौन है, जिन्होंने वो खेती की थी। शिमामुरा कहते हैं कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो हम इस प्रकार की जाने वाली खेती में अधिकतर सभी कुछ उगा सकते हैं, परंतु जल्दी से तैयार हो जाने वाली सब्जियां उगाना सस्ता पड़ता है। जो कुछ सब्जियां होती है ना, कुछ सब्जियों में समय अधिक लगता है, कुछ फलों को उगने में टाइम अधिक लगता है क्योंकि वो सीजनेबल होते हैं। और ये कुछ सब्जियां होती है वो थोड़ी सी जल्दी उगती है, लेकिन उसमें से कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो जल्दी उगाई जा सकती हैं। उनका कहना है कि संसार की बदलती जलवायु की परिस्थितियों में इस प्रकार की जाने वाली खेती एक दिन हमारा आवश्यकता भी हमारी बन जाएगी। ठीक है, सत्य प्रकाश, डॉक्टर सत्य प्रकाश इनके लेखक रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस मैम। कुछ पूछना है आपको? नो मैम। चलिए, ओके।